हमने अपने बहुत सारे एपिसोड्स में, वीडियोस में बताया है कि क्या क्या चीज़ें हम खरीद रहे हैं, क्या चीज़ें बिकेंगी और क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बिकेंगी। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों पीछे एक या दो एपिसोड में हमने बताया था कि हम बहुत सारी कॉमन चीज़ें जो रिपब्लिक इंडिया में जो अब कभी भी कोशिश करते हैं कलेक्शन करने का, जो आप बेचना चाहते हैं हमें, तो उसमें कॉमन चीज़ें भी हम ले रहे थे और उसमें हमने कुछ डेट्स आपको बताई थी, जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये में डेफिनेटिव कॉइन्स में हमने आपको बताया था। तो पिछले एक हफ्ते में हमें इतने ज़बरदस्त क्वांटिटी में वो चीज़ें आई कि हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई अगर मान लो हम कोई भी चीज़ डिक्लेयर करते हैं तो शायद वो एक हफ्ते में हमारे पास 5-5, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार कॉइन इतनी क्वांटिटी आ जाती है। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि उसके हम 1-1, 2-2 लाख कॉइन या 50,000 कॉइन हर टाइप के ले पाएँ। तो वो 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये में जो कॉमन डेट्स डेफिनेटिव में हमने बताई थी, स्टील वाली और ब्रास वाली, वो हम और बड़ी क्वांटिटी में नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए उसको अब अगर आप इकट्ठा करते हैं तो आप अपने लिए कर सकते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारी परचेजिंग उसकी हमने रोक दी है। इसके अलावा जो हमने आपको बताया था कि 1 पैसे एल्युमिनियम का, 1 पैसे कॉपर का, 1 पैसे ब्रास का, इसके बाद 2 पैसे कॉपर निकल एल्युमिनियम, 3 पैसे एल्युमिनियम, 5 पैसे कॉपर निकल एल्युमिनियम, 10 पैसे में कॉपर निकल एल्युमिनियम, ये सब चीज़ें अभी भी हम परचेज कर रहे हैं। और अगर ये आपके पास क्वांटिटी में हैं तो आप हमारे पास इसको लेके आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अभी भी परचेज कर रहे हैं। और बाकी जो हम रेयर चीज़ें जैसे आपको बताते हैं, वो हमने काफ़ी सारे एपिसोड्स बनाए हैं कि रेयर चीज़ें या स्केयर चीज़ें जो हम ले रहे हैं उसके बारे में आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या क्या आइटम आपकी ईजिली रंग के ऑफिस में जो दरियागंज में है हमारा, जिसका एड्रेस हमारे स्क्रीन पे हमेशा रहता है हर वीडियो में, वहाँ पर आप आ सकते हैं। किसी तरीके की कोई अपॉइंटमेंट आपको नहीं चाहिए, किसी तरीके की कोई आईडी, किसी तरह का कोई चार्ज कभी भी हम नहीं लेते हैं। इवन हमारे यूट्यूब पर भी किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता है, ना कोई मेंबरशिप होती है। तो दोस्तों और बहुत सारी चीज़ें जैसे आने वाले समय में आप लोग ढूंढ कर लाते हैं हमारे लिए, तो काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी रहती है कि स्टील वाले 50 पैसे जिनकी कॉमन डेट्स होती हैं, इसके अलावा 1 रुपये में गेहूँ की बाली वाले जो स्टील के आते हैं, वो चीज़ें हम अपने ऑफिस पे परचेज अभी नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो 786 वाले नोट हैं, जो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये इनमें आते हैं, वो चीज़ें भी वैल्यूबल नहीं होती हैं और वो नहीं बिकेंगी। जो चीज़ें हम ले रहे हैं उसमें हमने आपको बताया था कि 1 रुपये, 2 रुपये के जो लूज़ नोट हैं, वो ख़राब कंडीशन नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल कंडीशन में अगर यूज़ कंडीशन है तो 3 रुपये, 4 रुपये तक भी हम ले रहे हैं। और अगर उसकी यूएनसी कंडीशन है तो 6 रुपये से 10 रुपये तक भी हम वो परचेज़ कर रहे हैं। और इसमें 1949 से लेके 1 रुपये के नोट और 1964 तक के जो नोट होते हैं वो महंगे होते हैं। उसमें भी जो बिल्कुल कॉमन नोट्स हैं उसकी वैल्यू भी 30-40 रुपये से लेके और 100-150 रुपये तक हम ले रहे हैं एज़ पर कंडीशन। तो नोट्स के अंदर अगर आपके पास ब्रिटिश इंडिया के हैं तो वो भी चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं, उसमें रेयरिटी भी ज़्यादा होती है और महंगे भी होते हैं। तो उसमें जैसे जैसे नोट की कंडीशन, उसके सिग्नेचर किस चीज़ के होते हैं, या उसका कोई नंबर स्पेशल होता है ब्रिटिश पीरियड में, या फिर 1950 से लेके 1960 तक के जो नोट है उसमें एंडिंग 786 फैंसी नंबर ये होते हैं, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा मिल सकती है। स्टार नोट्स के लिए हमने बार बार आपको बताया है कि जितने भी बड़े नोट 1 रुपये के अलावा स्टार नोट्स आते हैं उनकी वैल्यू अभी नहीं आ रही है और वो हम बिल्कुल किसी भाव में भी परचेज नहीं कर रहे हैं। उसमें भी एक्सेप्शन ये है कि अगर स्टार नोट के अंदर फैंसी नंबर आते हैं, जैसे ऑल 1 to ऑल 9 या 1 लाख से 10 लाख या 0000786, इस तरीके के जो नंबर हैं, अगर वो स्टार के साथ आते हैं
चाहे वो किसी भी नोट में हो, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट रहता है, उसकी वैल्यू भी आपको ज़्यादा मिल सकती है। और 2000 के नोट जो बंद हो गए हैं उसमें अगर फैंसी नंबर होते हैं तो वो भी रेयर हैं और उनकी भी बहुत अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ हमने आपको पिछले भी एपिसोड में बताया था कि कलकत्ता एग्जीबिशन, बॉम्बे एग्जीबिशन, अहमदाबाद एग्जीबिशन, इसमें पब्लिक क्राउड बहुत ज़्यादा होने की वजह से अभी बहुत सारी एग्जीबिशंस जो होने जा रही हैं आगे, तो उसमें कोशिश की जा रही है कि या तो एंट्री टिकट रख दिया जाए, या जो जनरल पब्लिक है जो पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है, उन लोगों को या तो रेस्ट्रिक्ट किया जाए, रोका जाए। तो इसलिए कोई भी कॉमन चीज़ें लेके अगर आप एग्जीबिशन तक जाते हैं तो आप मान कर चलिए कि उसका बिकने का चांस तो बहुत कम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस एग्जीबिशन में एंट्री ही ना मिले। तो इसलिए अगर आप 1000-2000 किलोमीटर भी सोच रहे हो कि आप दिल्ली से बॉम्बे, बेंगलोर, अहमदाबाद, नासिक, पूना या किसी भी बड़ी एग्जीबिशन में जाएंगे कॉमन चीज़ लेके, तो शायद आपको वहाँ पर एग्जीबिशन हॉल के अंदर एंट्री ही नहीं मिलेगी। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और जो भी चीज़ें जिनके बारे में अगर आप अवेयर हैं, या आप बुक के रेफरेंस से भी आपको पता चल सकता है, या कुछ अच्छे यूट्यूबर भी हैं जो सब चीज़ों की वैल्यू बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो पुराने कलेक्टर हैं जिन लोगों को इस बात का ये आइडिया भी नहीं था कि रिपब्लिक इंडिया में भी कलेक्शन होता है, जो बहुत लंबे टाइम से, जिनकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, मतलब जो लोग 50-100 सालों से भी इस लाइन में हैं, तो पहले रिपब्लिक इंडिया के कलेक्शन बहुत कम लोग करते थे। सबसे पहले जो कलेक्शन का क्राइटेरिया था वो होता था एंशियंट कॉइन, मुगल कॉइन, मेडिवियल कॉइन, या इस टाइप के जो कॉइन होते थे ब्रिटिश इंडिया, इनमें लोगों का स्पेशलाइजेशन होता था और वो कॉइन लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता था, वो बहुत ढूंढते थे, उनका कलेक्शन होता था। फिर धीरे धीरे इस चीज़ का इंटरेस्ट बढ़ा और लोग रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में भी करने लगे। फिर करेंसी का कलेक्शन भी बहुत अच्छे लेवल पे शुरू हो गया। जबकि फिलेटली जो डाक टिकटों का कलेक्शन था वो पहले काफ़ी होता था और अभी भी है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी कम हो गई है। तो कॉइन्स और करेंसी का जो रिपब्लिक इंडिया का कलेक्शन कर रहे हैं, तो वो पुराने वाले लोगों के हिसाब से बहुत ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है और कंसिडरेबल नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र में रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स ईजिली मिल जाते हैं। जबकि जैसे जैसे हम रिपब्लिक इंडिया का भी काम कर रहे हैं और रंग से आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि हमारे जो प्रोडक्ट हम निकालते हैं उसमें एंशियंट कॉइन से लेके एंशियंट, मुगल, स्टेट, मेडिवियल, ये सारा पीरियड हम कवर करते हैं, जिसमें रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, मुगल पीरियड, उसके बाद मेडिवियल, उसके साथ साथ एंशियंट, ये सारे कॉइन्स के हमारे डिफरेंट कंसेप्ट बनते हैं जो हम मार्केट में लॉन्च करते हैं। और उसमें बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूअर्स और हमारे जो पुराने कस्टमर्स हैं वो उन सब चीज़ों को बहुत इंटरेस्ट से लेते हैं और उससे काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी बनता है और नॉलेज भी बढ़ती है। तो रिपब्लिक इंडिया के बारे में बहुत सारे लोगों का ओपिनियन ये है कि रिपब्लिक इंडिया एक चीटिंग फ्रॉड का सबसे इजी अप्रोच बन गया है, कि बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोग लोगों को मिसगाइड करके वो एग्जीबिशन की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। क्योंकि जितने लोगों के पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है, सबको ये पता है कि भाई उनके पास अगर किसी सब्जी वाले ने भी उनको शाम को 10 सिक्के दिए हैं और उनकी वैल्यू भी अगर वो फोटो डालते हैं चीटिंग फ्रॉड वालों को, तो वो भी उनको बताते हैं कि ये 10 लाख के हैं, 20 लाख के हैं। तो इस वजह से वो सारा क्राउड जो मिसगाइड होता है उन यूट्यूबर्स की वजह से, वो सारा क्राउड एग्जीबिशंस की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और उससे वो लोग आते हैं जिन लोगों को कोई नॉलेज नहीं होती, समझ नहीं होती और उनका सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि हम एग्जीबिशन में जाएंगे और हमारे 5-10 सिक्के, 50 सिक्के या 500 सिक्के लाखों रुपए में बिक जाएंगे। तो मैं बार बार आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि कभी भी कोशिश कीजिए कि ये चीज़ें लेके एग्जीबिशन में जाने से आपका फ़ायदा नहीं है। अगर आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज है और जो आदमी आपको इसकी वैल्यू बता रहा है वो वहाँ पर एग्जीबिशन में अवेलेबल है और उसने आपको बुलाया है कि आप एग्जीबिशन में आकर ये चीज़ें बेच सकते हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया ये भी है कि जैसे मैं ही ऑल इंडिया में सारी एग्जीबिशंस में जाता हूँ और मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं अगर बॉम्बे जा रहा हूँ और मेरे सब्सक्राइबरों को पता है कि मैं बॉम्बे मिलूँगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको अनाउंस करूँ कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ और वहाँ मैं अपने काउंटर पे सारी चीज़ें खरीदूँगा, क्योंकि वहाँ अगर मेरे साथ साथ और लोगों के भी काउंटर हैं और मेरे काउंटर पर अगर स्टॉल पे 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो साथ के सारे लोगों को डिस्टर्बेंस होती है और उससे उसका माहौल ख़राब होता है। तो अगर मैं बॉम्बे जा रहा हूँ और आपके पास, आप बॉम्बे रहते हैं या किसी भी स्टेट सिटी में मैं जा रहा हूँ और वहाँ पर आपको मेरे को चीज़ बेचनी है, तो हम कोशिश ये कर सकते हैं कि आपको अपने होटल का एड्रेस दे दें जहाँ पर हम रुके हैं,
वहाँ पर भी हम ये कोशिश नहीं कर सकते कि वहाँ 100-200 लोगों को अप्रोच कर पाएँ। वहाँ पर भी हम 20, 25, 30 लोगों से रेगुलर में मिल सकते हैं, क्योंकि 3 दिन से 4 दिन हम वहाँ पर रुकते हैं, तो 50 से 100 लोग वहाँ पर हमारे से 4 दिन में मिल सकते हैं। लेकिन एग्जीबिशन की जो अप्रोच है वो धीरे धीरे जनरल पब्लिक के लिए कम होती जाएगी, क्योंकि जब तक लोगों को पूरी समझ नहीं होगी, उनको एग्जीबिशन में एंट्री देने का मतलब ये होगा कि वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दिल्ली में जो एग्जीबिशन होने जा रही है, उससे पहले हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन ले लो। अगर कुछ भी आपको खरीदना बेचना है तो आप हमारे ऑफिस पर आकर भी बेच सकते हैं। ऑफिस पर भी हम ये कोशिश करते हैं कि अगर आपको उसके बारे में जानकारी है तब तो आपको यहाँ पर कम टाइम लगेगा। अगर आप बहुत दूर से यहाँ पर आते हैं और आपको पता चलता है उसकी वैल्यू नहीं है, तो उसमें हमारा भी टाइम वेस्ट होता है और आपका टाइम तो ख़राब होता ही है। तो इसलिए सबसे पहले इसकी नॉलेज लो कि क्या चीज़ बिकेगी, क्या नहीं बिकेगी। हमने अपने बहुत सारे एपिसोड्स में, वीडियोस में बताया है कि क्या क्या चीज़ें हम खरीद रहे हैं, क्या चीज़ें बिकेंगी और क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बिकेंगी। तो ये वीडियो आपको अवेयर करने के लिए बनाया जा रहा था। तो आप ध्यान रखिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को समझ सकें और उनका समय भी ख़राब ना हो, पैसा भी ख़राब ना हो और एक अच्छे तरीके से वो कलेक्शन कर पाएँ। थैंक यू।